विजय जी एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। वो विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, और रांची के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से भी उनका एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कथादेश जो पत्रिका आती है, मंथली कथादेश जो पत्रिका आती है, उसके 2 अतिथि अंकों का संपादन किया है। उनकी कुल लगभग 25 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 किताबें ऐसी हैं जो अभी प्रकाशाधीन हैं। जो उनकी जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें से अपनी धरती अपना आकाश, नोबेल के मन से, वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन का बादशाह, अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री साहित्य और नोबेल पुरस्कार, विश्व सिनेमा कुछ अनमोल रत्न, 7 समुंदर पार से, देवदार के तुंग शिखर से, हिंसा, तमस एवं अन्य साहित्यिक आलेख, क्षितिज के उस पार, और खास तौर से उनकी जो सबसे चर्चित किताब है वो विश्व सिनेमा में स्त्री। कुल 25 किताबें हैं जो उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। वाणी से भी उनकी 4 किताबें आई हैं, संवाद से 4 किताबें आई हैं, इसी तरह से अनुज्ञा प्रकाशन से भी उनकी 4 किताबें आई हैं। 2 किताबें जल्दी ही आने वाली हैं। तो हम तहे दिल से विजय जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और हम सबसे पहले स्वागत वक्तव्य देने के लिए आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष महोदया डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी से ये आग्रह करते हैं कि वो स्वागत वक्तव्य दें। धन्यवाद शरद जी। शरद जी ने बहुत सारी बातें विजया मैम के बारे में बता दी, और विजया मैम के बारे में इतना कुछ है कहने को कि मैं बस ये सोच रही थी कि विजया मैम का स्वागत कैसे किया जाएगा। सबसे पहले विभाग और विभाग के सभी सदस्यों, अपने सभी विद्यार्थियों के साथ हम सब उपस्थित हैं आज आपको सुनने के लिए, और आपको सादर प्रणाम मैम। इसके पहले भी कई मौके मिले हैं जब हम विजय मैम के साथ बैठे हैं और उनकी बातें सुनी हैं, और उनकी बातें इतनी महत्वपूर्ण, इतनी रोचक और इतनी तथ्यपरक होती हैं कि वो हर बार जब भी हमारे बीच होती हैं वो एक पूरी लंबी चौड़ी क्लास होती है, जो सिनेमा पर बात करने के लिए 1 महीने के कोटे की तरह होता है कि आप लगातार दूसरों से भी बात करते समय विजया मैम की बातों को कोट कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। तो वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, सिर्फ भारतीय सिनेमा के संदर्भ में नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के संदर्भ में भी आपका जो काम है मैम, उससे हम लोग, हमारे विद्यार्थी सब लगभग लाभान्वित होते हैं समय समय पर। अभी शरद जिन किताबों की चर्चा कर रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण किताब जो अभी अभी प्रकाशित हुई किताब है मैम की, वो है सत्यजीत रे के सिनेमाई संसार पे, और बहुत ही रोचक किताब है वो संभवतः 2 खंडों है, जिसका पहला खंड हम लोग लगातार मैम के अपडेट से देख रहे हैं, दूसरा खंड आने वाला है। उन सभी पुस्तकों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैम। और हमने यह कार्यक्रम इसलिए रखा मैम क्योंकि हम लगातार विभाग के प्लेटफॉर्म से विभिन्न विषयों पर चर्चाएं करते रहते हैं और विशेषज्ञों को बुलाते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कोरोना काल पर चर्चा कर रहे थे, कोरोना काल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे चर्चा कर रहे थे, और इस बीच हमें लगा कि कोरोना पर बात करते करते हम स्टक हो रहे हैं। तो मैंने सबके साथ बातचीत की, शरद जी के साथ बातचीत की जो खुद मीडिया के शिक्षक हैं हमारे विभाग में, और हमने कहा कि विजय मैम से अब हम लाभान्वित होते हैं और उनको सिनेमा और स्त्री पर बातचीत करने के लिए बुलाते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है मैम। हमारे MA के विद्यार्थी हैं आपके साथ, PhD के विद्यार्थी हैं, PG डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मैं देख रही हूँ कि सिर्फ आपके नाम की वजह से हमारे पूर्व विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो उन सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ मैम कि आप हमारा मार्गदर्शन करें पुनः। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी। और इस कार्यक्रम को अब हम शुरू करते हैं, और डॉक्टर विजय शर्मा जी से ये आग्रह करते हैं कि प्लीज आज का आपका जो वक्तव्य है उसको हम लोगों के बीच में रखिए। विजय जी। मेरी आवाज आ रही है विजय मैम आपको?
आपकी जी आवाज मैम, मेरी नहीं आवाज आ रही है। है? आपकी आवाज आ रही है सर, मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम हैं, अभी जुड़ी हुई है ना? जी जुड़ी हुई है। तो उनको वो कॉल करें कोशिश क्या कर मैम? रही है। नहीं वो नहीं, कोशिश कर रही आवाज अभी थी। नहीं आ रही है मैम, आप एक बार अनम्यूट म्यूट करके देखिए फिर से। नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आराम से मैम, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दिक्कतें हैं ये सब। मैम एक बार फिर से आप ज्वाइन। आप लेफ्ट आउट हो, हाँ अभी आ रहे थे मैम। आ रही थी। जी आ रही, आ रही। हाँ हाँ, वो ढीला है सब, उसको थोड़ा टाइट कर लीजिए मैम। प्लगइन फिर से प्लगइन कीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए मैम, आप बोलिए। हाँ अब आ रही है? जी जी हाँ हाँ, आ रही है। क्या बात है, अब आवाज आ रही है? जी जी हाँ हाँ, जी। और नहीं नहीं नहीं, फिर रुक गई आवाज। अब हाँ ठीक है, अब ठीक सुन है। पा रहे हैं? अब जी सुन जी पा रहे हैं? ओके। आप लोग सब सुन पा रहे हैं? जी जी जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आ रही है। ओके, ऑल राइट, ओके। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। मैं देख रही हूं कि इंद्रजीत जी मॉस्को से जुड़े हुए हैं और अमरेंद्र जी को भी अभी मैंने देखा कि वो भी आ गए हैं, और आप लोग तो हैं ही हैं। ये वर्धा यूनिवर्सिटी जो है मेरे लिए इतनी अपनी है कि मैं क्या कहूँ। मैं पहले भी कई बार गई हूँ वहां, और हर बार जाने पर मुझे इतना अपनापन मुझे वहां से मिला है कि वहां से लौटने का मन नहीं करता है। लेकिन कोरोना काल ने हम लोगों को दूर रख दिया है उसका, लेकिन फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा यह है कि मॉस्को से इंद्रजीत जी जुड़ गए हैं देखिए, और दूर दूर से लोग जुड़े रहते हैं। कलकत्ते से भी अभी मृत्युंजय जी जुड़ने वाले, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। बनारस से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। तो ये सुविधा शायद हम जब फिजिकली करते हैं प्रोग्राम तो नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कोरोना काल ना रहे और हम इन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकें, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा ये तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि कोरोना ने हमारे पूरे जीवन को उलट पलट दिया है। मैं विस्तार में उस बातों में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम सब उसको भोग रहे हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी ने मुझे पहले भी कई बार बुलाया है और इस बार भी याद किया है, और खास करके स्त्री अध्ययन विभाग की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसमें भी खास करके डॉक्टर सुप्रिया पाठक, जो कि मैं उन्हें कभी भी एक प्रोफेसर के रूप में नहीं देख पाती हूँ। हमेशा मुझे लगता है वो मेरी बहुत अपनी है। एकेडमिक बातें करते हुए मैं उन्हें बहुत ही
इनफॉर्मल रूप से ही हमेशा उनको संबोधित करती हूँ। शरद जी हैं, अवंतिका जी हैं या नहीं मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि हैं। तो ये सारे मेरे अपने लोग हैं। इन सबका मैं शुरू में ही शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और एक और व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, प्रोफेसर सत्य चैतन्य का। उनका इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने अस्वस्थता के बावजूद पावर पॉइंट बनाने में मेरी बहुत मदद की। और क्योंकि ये फिल्मों पर काम था, हम लोगों ने बहुत सारी क्लिपिंग्स निकाली, तो ये सारा काम मैंने उनको सौंप दिया और उन्होंने ये सारा काम किया है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर हम बात करें आज के विषय की, तो गूगल ने पूरा सेटअप भी बदल दिया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? तो मुझे बता दीजिए, तो मैं शुरू कर दूंगी। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है मैम। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं। वो वीडियो के जस्ट बगल में एक रेज हैंड के जस्ट बगल वाला जो साइन है, जब उसे क्लिक करेंगी तो वो प्रेजेंटेशन को शो करेगा। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने तय किया आज के लिए, वो हमने एक मिनट एक सेकंड मुझे और दे दीजिए। आप लोगों को स्लाइड दिखाई दे रही है? हेलो? जी मैम। स्लाइड दिखाई दे, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने तय किया, आज के लिए जो हम लोगों ने तय किया है वो है भारतीय सिनेमा में स्त्री। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि आपने बताया, शोधार्थी भी हमारे साथ हैं और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, और आपके यहाँ एक ये विषय है, तो उस दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको मैं विषय चुनाव के लिए बधाई देती हूँ। जब हम लोग बात करते हैं सिनेमा में स्त्री, तो ऐसा है कि सिनेमा में स्त्री सदा से रही है। शुरुआत में जब सिनेमा बनने लगा, जो कि 100 साल से कुछ ऊपर का समय हुआ है, तो शुरू से स्त्री थी, लेकिन वो या तो चाय बना रही थी, जो लोग सिनेमा बना रहे थे उनके लिए, या फिर उनके लिए स्टेनोग्राफर का काम कर रही थी, या फिर उनके लिए सेक्रेटरी का काम कर रही थी। तो वो थी तो जरूर, लेकिन उसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही जब हम सिनेमा की बात करते हैं, जो कि जिंदगी का ही एक रूप है, तो जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी बिना स्त्री के नहीं हो सकती है। तो जब शुरू में सिनेमा बना तो पर्दे पर भी स्त्री थी, लेकिन जो स्त्री पर्दे पर थी
वो वास्तव में स्त्री नहीं होती थी। उन दिनों स्त्रियां सिनेमा में अभिनय नहीं कर रही थी, पुरुष ही उनकी भूमिका निभा रहे थे। तो स्त्री पर्दे पर थी भी और नहीं भी, पर्दे के पीछे वो थी। लेकिन स्त्री को ये भूमिका बहुत दिनों तक रास नहीं आई और उसने तय किया कि वो भी कमान संभाल लेगी। और बहुत जल्दी सिनेमा के शुरुआती दौर में ही स्त्रियों ने कमान संभाल ली। कमान उन्होंने इस तरह हाथ में ली कि पर्दे के पीछे भी वो रही और पर्दे के सामने भी वो आ गई। पर्दे के पीछे उन्होंने एडिटिंग का काम संभाला, उन्होंने निर्देशन का काम संभाला। पहले भी वो सहयोग कर रही थी, अपने गहने गिरवी रख करके पुरुषों को सिनेमा बनाने में सहयोग कर रही थी, उन्हें मानसिक और भावात्मक सहयोग दे रही थी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने सिनेमा निर्माण भी शुरू कर दिया। तो उन्होंने निर्देशन भी संभाला और पर्दे पर भी भूमिकाएं भी वो स्वयं करने लगी। हालांकि इसमें कुछ समय लगा, लेकिन अगर हम आज की बात देखें तो आज सिनेमा में स्त्री की उपस्थिति बहुत ही अच्छी तरह से रेखांकित की जा सकती है। न केवल हिंदी सिनेमा में, न केवल भारतीय सिनेमा में, वरन विश्व सिनेमा की भी अगर हम बात करें तो हमें स्त्री पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों स्थानों पर वो नजर आने लगी है और महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आ रही है। ये उसकी काबिलियत है। आज उसकी काबिलियत को स्वीकार किया जाने लगा है। और जब हम सिनेमा में स्त्री की बात कर रहे हैं तो असल में 40 मिनट बहुत कम समय है, मैं कहूंगी, लेकिन इसी में मैं समेटने की कोशिश करूंगी। तो हम लोग सिर्फ कुछ फिल्मों की बात करेंगे और कुछ स्त्री पात्र जो सिनेमा में हमें नजर आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इन फिल्मों को, इन स्त्री पात्रों को मैंने क्यों चुना है? मैंने, जाहिर सी बात है कि इसलिए चुना है कि ये वुमन ऑफ सस्पेंस को प्रस्तुत करती हैं। ये स्त्री पात्र ऐसे स्त्री पात्र हैं जो सिनेमा में अपनी उपस्थिति समाज के समक्ष सशक्त रूप से प्रस्तुत करती हैं। और जिन फिल्मों का चुनाव किया है, बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें लिया जा सकता है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से सिर्फ 4 फिल्में ली हैं और उन्हीं पर मैं विस्तार से बात करने का प्रयास करूंगी। लेकिन जब हम खास करके हिंदी वाले जब स्त्री पात्र की बात सिनेमा में करते हैं, मजबूत स्त्री पात्र की बात हम जब सिनेमा में करते हैं, तो सबसे पहले लोग नाम लेते हैं मदर इंडिया की। मदर इंडिया की नायिका बहुत मजबूत स्त्री थी, ठीक है, उस पर बहुत बात हुई है, उस पर बहुत लिखा गया है और जितनी चर्चा उनकी उस पात्र के रूप में होती है नरगिस की, उससे ज्यादा चर्चा उस फिल्म को लेकर के होती है कि उन्होंने सुनील दत्त से शादी भी कर ली उस फिल्म के रिलीज होने के भी पहले। तो खैर, उनकी चर्चा हमेशा होती है। चर्चा गाइड की होती है, गाइड में भी नायिका बहुत ही मजबूत है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे मजबूत स्त्री पात्र हिंदी फिल्मों में हमें नजर आते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ पात्रों को लिया है, जिनका मैं सिर्फ रेफरेंस दूंगी, मुझे मालूम है कि आप में से अधिकांश लोगों ने ये फिल्म
भूमिका जरूर देखी है, और भूमिका की उषा या उर्वशी, पर्दे पर उसका नाम उर्वशी होता है और घर में वो उषा है। इस किरदार को आप में से कोई नहीं भूला होगा। भूमिका फिल्म वास्तविक जीवनी पर आधारित है, ये भी आप सब जानते हैं, और इस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत लिखा गया है। मैंने भी अपनी पुस्तक में इस पर विस्तार से लिखा है, तो इसके भी विस्तार में मैं नहीं जा रही हूं। अभी हाल ही में खेल से संबंधित एक फिल्म आई, चक दे इंडिया। इन दिनों खेल पर खूब फिल्में आ रही हैं, और वो खेल फिल्में भी आ रही हैं जिसमें स्त्रियों के किरदार हैं, लड़कियां प्रमुख रूप से हैं। मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है, चक दे इंडिया, और उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन प्रीति सवरबाल को आप अवश्य याद करते होंगे। वो एक बहुत मजबूत चरित्र है, उसके अंदर कुशलता है, उसके अंदर गुण है, वो अपने क्षेत्र में ऊंचाई पर है, चरम पर है, लेकिन उसे पीछे खींचने की कोशिश उसके अपने ही लोग करते हैं, और तब वो मजबूती से खड़ी हो जाती है, उन लोगों का सामना करती है जो कि उसके अपने लोग हैं। इसके भी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। एक बार मुझे पुनः बता दीजिए, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। आप लोग देख पा रहे हैं? आवाज आ रही है मैम, बिल्कुल दिख भी रही है। स्लाइड दिखाई दे रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। एक और हिंदी की हाल ही में फिल्म आई और खूब चर्चित हुई, क्वीन। क्वीन की नायिका का नाम रानी है, और वो एकदम अलग किरदार के रूप में है। वो भी एक ऐसा काम करती है जो पहले हमें देखने में सुनने में नहीं आता था। वो भी अपने ही लोगों से उसे लड़ना पड़ता है, अपने ही लोगों के विरुद्ध उसे जाना पड़ता है, जिससे उसकी सगाई हुई है। उसी के सामने एक दिन वो तन के खड़ी होती है और अपनी सगाई की अंगूठी वापस करने की हिम्मत करती है। उसने क्यों किया, इस बीच में क्या हुआ, उसका चरित्र कैसे विकसित हुआ, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगी। अरे सो रही होंगी यार, अभी 4 बजे। कोई कुछ कह रहा है? नहीं नहीं, कोई कुछ कह नहीं रहा है, वो म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। कर दिया, उनको म्यूट कर दिया। ये एक मलयालम फिल्म है, हाउ ओल्ड आर यू। इसमें जो नायिका है वो निरुपमा, वो किस तरीके से अपने आप को समाज में खड़ा करती है और सिर उठाकर खड़ी होती है, यही इस फिल्म का कथानक है। एक उम्रदराज स्त्री है, वो चाहती है कि उसकी भी अस्मिता पहचानी जाए, उसकी भी एक पहचान बने, और इसके लिए वो बहुत ही सामान्य काम करती। पहले वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उसकी उम्र हो चुकी है, कई जगह उसे नकार मिलती है, तो वो अपना ही काम शुरू करती है, और अपना काम शुरू करके वो उस काम में इतनी सफलता हासिल करती है कि समाज को उसकी उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। इसके भी विस्तार में मैं नहीं जा रही हूं। इस फिल्म को मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखा होगा, NH10, और NH10 की मीरा को आप में से कोई भूला भी नहीं होगा, अनुष्का शर्मा। ये फिल्म बहुत चर्चित हुई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया गया, इतना ज्यादा अत्याचार दिखाया गया है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मीरा जिस तरीके से लड़ती है, स्त्रियों के खिलाफ भी लड़ती है, पुरुषों के खिलाफ भी लड़ती है, पितृ सत्तात्मक सत्ता के खिलाफ लड़ती है, और उसके लिए किसी भी हद तक
उसे जाना पड़ता है तो वो जाती है, बहुत कष्ट सहती है, बहुत दुख सहती है, लेकिन अंत में विजेता होकर के निकलती है। इसके भी विस्तार में मैं नहीं जा रही हूं। अकीरा, ये भी आप लोगों ने अवश्य देखी होगी। सोनाक्षी सिन्हा इसमें अकीरा के किरदार में है, जो कि मुख्य भूमिका है। ये फिल्म भी बहुत चर्चित हुई और इसमें भी एक मजबूत किरदार को प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से ही कराटे सीखा हुआ है, कुंग-फू सीखा हुआ है, लेकिन वो उसका प्रयोग अत्याचार के लिए नहीं करना चाहती है। वो आवश्यकता पड़ने पे हाथ जोड़ के लोगों से कहती है कि नहीं, मुझसे मत लड़िए, मुझसे लड़ने मत आइए, मैं शांति चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने साल बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जब इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो वो अपनी हैसियत दिखाती है, अपनी कुशलता दिखाती है और विजयी होकर निकलती है। इस फिल्म के भी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। मैं कुछ ऐसे किरदार दिखा रही हूं जो आजकल हाल की फिल्मों में आए हैं, स्त्री किरदार हैं और चर्चा में रहे हैं। मजबूत स्त्रियां हैं, सिर उठा के जीने वाली स्त्रियां हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत रखती हैं, साहसी महिलाएं हैं। इसीलिए इन फिल्मों का उदाहरण मैंने लिया है। ये मलयालम फिल्म है ओरिमुरी। ओरिमुरी का अर्थ होता है संबंध विच्छेद, जिसे आज की भाषा में तलाक कहते हैं। लेकिन तलाक शब्द पहले हमारे यहाँ नहीं था। केरल के भी प्राचीन समाज में इसका उपयोग नहीं होता था। लेकिन ओरिमुरी जो फिल्म है वो संबंध विच्छेद पर ही बनी हुई है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी स्लाइड में जो नीचे कोटेशन लिया हुआ है, स्त्री हो तो सिर उठा के जीना चाहिए, स्त्री हो तो सर उठा के जीना चाहिए। ये इसी फिल्म का संवाद है, इसी फिल्म का डायलॉग है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अगर आपने फिल्म देखी है तो जरूर जानते हैं, नहीं तो आपको आश्चर्य होगा कि मीनाक्षी जो बहू के किरदार में है, उसको ये वाक्य स्त्री हो तो सर उठा के जीना चाहिए उसकी सास कह रही है। सास जो कि बहुत वृद्ध है, जो कि पुरानी पीढ़ी से है, वो अपनी बहू को कह रही है स्त्री हो तो सर उठा के जीना चाहिए। मीनाक्षी फिर भी कई दशकों तक अपने पति का अत्याचार सहती रहती है, लेकिन ये वाक्य कहीं उसके भीतर पकता रहता है, सींचता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने पति से संबंध विच्छेद करती है। मजे की बात यह है कि वो पति को प्यार भी बहुत करती है, पति भी उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन पति का स्वभाव ऐसा है, वो क्यों ऐसा हुआ वो भी फिल्म दिखाती है। उसके विस्तार में भी मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पति का व्यवहार बहुत ही कटु है, बहुत ही कठोर है और मीनाक्षी उससे संबंध विच्छेद करती है, लेकिन उसे छोड़ती नहीं है, उसकी देखभाल करती है। क्योंकि वो 70 साल का वृद्ध है, उसे आवश्यकता है, उसे सहायता चाहिए, उसे किसी का सहारा चाहिए। तो पत्नी के रूप में तो वो उससे संबंध विच्छेद करती है, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, एक स्त्री के रूप में उसका साथ देती है, उसकी देखभाल करती है। ये इस फिल्म की खूबसूरती है और यही मैं समझती हूँ कि एक स्त्री होने की भी खूबसूरती है कि आप भले ही संबंध विच्छेद कर लेते हैं पत्नी के रूप में, मां के रूप में, लेकिन एक मनुष्य आप अंत तक बने रहते हैं। और ये स्त्री का स्वभाव है कि वो माफ भी करती है, वो दया भी करती है, वो सहानुभूति भी रखती है, लेकिन साथ ही साथ एक मनुष्य के रूप में वो सिर उठा के जीना भी चाहती है।
इस फिल्म के विस्तार में भी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि इस फिल्म को अवश्य देखें। ओरिमुरी, जो कि मलयालम फिल्म है। ये फिल्म भी मलयालम फिल्म है, 22 फीमेल कोटेम। इसकी जो नायिका है टेसा, टेसा एक व्यक्ति के यहाँ काम करती है और वो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग फिजिकली नहीं करता है, उसके संग वो बलात्कार नहीं करता है, लेकिन दुरुपयोग उसका करता है एक अलग ढंग से। वो ड्रग्स का व्यापारी था, छिपा के वो ड्रग्स का आदान प्रदान, बाहर से लाना, बेचना, ये काम वो करता था। और इसके लिए टेसा के अनजाने में उसका वो उपयोग करता है। उसके बैग में वो रख देता है ड्रग्स और पकड़ा जाती है ये लड़की। जब उसे पता चलता है कि ये क्यों हुआ, बहुत उसके संग बुरा है। अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ाता है तो हम जानते हैं कि उसके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं होता है, उसके ऊपर भयंकर कानून लागू होता है और उसे सजा भी मिलती है। तो टेसा को जब पता चलता है कि उसे फंसाया गया है और किसने फंसाया है, जब उसे पता चलता है तो वो उस व्यक्ति से प्रतिकार लेती है। यही इस फिल्म की कहानी बहुत एक या दो वाक्य में है। 22 फीमेल कोटेम मलयालम फिल्म है, टेसा इसकी हीरोइन है। अवश्य देखिए, आपको अच्छी लगेगी। एक मजबूत स्त्री किरदार से आपका साक्षात्कार होगा। जिन फिल्मों पर मैं बात करने वाली हूं वो एक तो मलयालम भाषा की फिल्म है ओयरे। दूसरी फिल्म भी मलयालम की है, वांग। तीसरी फिल्म बांग्ला की है, पुनश्च। और चौथी फिल्म है स्टैंड अप। ये भी मलयालम फिल्म है। असल में आप कह सकते हैं आपको तमिल में भी मिल जाएगी ये फिल्में, तेलुगु में भी मिल जाएंगी, और आजकल हिंदी डबिंग भी आने लगी है। इन 4 फिल्मों को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि चारों में मजबूत किरदार है। चारों में जो नायिका है, जो स्त्री चरित्र है, जो स्त्री पात्र है, वो उनके अंदर कुशलता है, उनके अंदर गुण है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी आशाएं हैं, और उनके लिए वो मेहनत करती हैं, जरूरत पड़ने पर तन के खड़ी हो जाती हैं, जरूरत पड़ने पर प्रतिरोध करती हैं, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वो सफल रहती हैं। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी और हम लोग उन्हीं दिनों बहुत एक भयंकर बलात्कार की घटना अखबारों में छाई हुई थी। तो क्लास में सब लोग बात कर रहे थे कि कैसे लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने क्लास में एक बात पूछी, अगर आपके परिवार का कोई पुरुष बलात्कार करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे जवाब मत दीजिए, सिर्फ आप सोचिए। क्लास में सन्नाटा हो गया था। क्लास में तो मैंने उत्तर नहीं मांगा, लेकिन बाद में कई स्टूडेंट्स ने, लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी आके मुझसे अपने विचार साझा किए कि जब परिवार का कोई पुरुष, कोई लड़का, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाचा हो, पति हो, वो अगर बलात्कार करता है तो पहली प्रतिक्रिया होती है उसे बचाने की। और अगर कहीं राजनीति से आपका संबंध है तो कह रहे लड़के तो ऐसा करते ही हैं, यह कह के निकल जाते हैं।
लेकिन परिवार में पत्नी, बहन, माँ खास तौर से बलात्कारी को बचाने का पूरा पूरा उपाय करती हैं। वो कभी नहीं स्वीकार करती हैं कि उनके परिवार के किसी पुरुष ने गलत काम किया है। किसी और ने किया है तो खूब चिल्लाएंगी, चीखेंगी, गालियां देंगी, नारीवाद तुरंत खड़ा हो जाएगा वहां पर। लेकिन अपने घर में अगर किसी पुरुष ने ये कुकर्म किया है तो उसे बचाना ही वो सुरक्षित समझती हैं, क्योंकि वो एक तो सामाजिक रूप से कंडीशनड होती हैं, दूसरे कई स्त्रियां आर्थिक रूप से भी अपने ही पुरुषों पर निर्भर होती हैं और भय भी होता है उनके अंदर इस कारण। खैर, तो यहां पर हम बात करेंगे 4 फिल्मों की। उयरे जो मलयालम फिल्म है, उयरे का अर्थ होता है ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। और इसकी नायिका पल्लवी, इस पर मैं विस्तार से आगे बात करूंगी। वांग, वांग शब्द का प्रयोग हिंदी में ही प्रयोग होता है, थोड़ा सा रूप बदल के हम लोग बांग कहते हैं। बांग कहते हैं, 2 जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। एक तो मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, दूसरा मस्जिद से मौलवी बांग देता है, जिसे अजान भी कहते हैं। ये वही शब्द है, मलयालम में से वांग कहते हैं, और अजान के रूप में ही इसका प्रयोग इस फिल्म में हुआ है। मलयालम में मुर्गे के लिए बांग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ मस्जिद से मौलवी जब पुकार लगाता है उसी को वांग कहा जाता है, जिसको अजान भी कहते हैं। पुनश्च बांग्ला फिल्म है, और पुनश्च का अर्थ फिर से होता है। इसकी नायिका मोहना है। यहाँ पर दोनों ही उम्र दराज हैं। पहले की दोनों नायिका पल्लवी और रजिया छोटी है। रजिया तो बहुत ही छोटी लड़की है, किशोरी है। पल्लवी वयस्क है, लेकिन वो भी कम उम्र की है। मोहना उम्र दराज स्त्री है, वो प्रोफेसरशिप से रिटायर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर एक उम्र दराज स्त्री है, एक किशोरी है और एक युवती है। चौथी फिल्म जो है स्टैंड अप, स्टैंड अप इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसका अर्थ हम जानते हैं खड़े हो जाना। कीर्ति उसकी नायिका है। कीर्ति रजिया से बड़ी है, पल्लवी के आसपास की उम्र की है। तो इन 4 फिल्मों पर मैं बात करने वाली हूं और विस्तार से बात करने वाली हूं। ये वांग फिल्म का पोस्टर आप कह सकते हैं, पोस्टर तो नहीं है लेकिन उसके चित्र हैं। वांग अजान, ये इसी साल की फिल्म है। बन तो ये पिछली साल गई थी, लेकिन पिछली साल रिलीज नहीं हो पाई कोरोना की कृपा से। इस साल जब बीच में कुछ समय के लिए कोरोना का प्रकोप कम हो गया था और चीजें खुल रही थी, तो उसी समय ये फिल्म रिलीज हुई। इसकी निर्देशक जो है वो एक स्त्री ही है। ये भी मैं बताती चलूं कि जो 4 फिल्में मैंने ली हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी निर्देशक स्त्री हो, उसके निर्देशक पुरुष भी हैं और स्त्री भी है। वांग फिल्म की निर्देशक स्त्री है, उनका नाम है काव्या प्रकाश। ये उनकी पहली फिल्म है और इसमें जिन लोगों ने अभिनय किया है वो अनश्वरा राजन, यही रजिया बनी है। यही युवती है जिसका फोटो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। नंदना वर्मा उसकी सहेली है।
असल में क्लास में 4 लड़कियां हैं, ये लोग अभी अभी कॉलेज गई हैं। ये 4 लड़कियां हैं जो दोस्त हैं, और इनकी टीचर कहती है कि ये आपका कॉलेज का आखिरी साल है, आपके मन में सबसे मजबूत जो इच्छा है उसको इस साल जरूर पूरा कर लेना। ये चारों लड़कियां भी तय करती हैं कि अपनी इच्छाएं ये पूरी करेंगी। जो 3 सहेलियां हैं रजिया की, उनकी इच्छाएं बहुत सामान्य सी इच्छाएं हैं। एक की इच्छा अपने एक बुजुर्ग पुरुष शिक्षक के को गले लगाने की है, क्योंकि उसे देखते ही उसे अपने पिता की याद आती है और वो काम कर लेती है। वो उस शिक्षक के गले लग जाती है, हालांकि बाहर वाले लोग सोचते हैं जने क्या हो रहा है। दूसरी सहेली भी ऐसी छोटी सी इच्छा रखती है और वो भी अपनी इच्छा पूरी करती है। तीसरी भी अपनी इच्छा पूरी करती है। लेकिन जो रजिया है, जो हीरोइन है, जो नायिका है हमारी फिल्म वांग की, उसकी इच्छा बहुत सामान्य सी है, साथ ही साथ समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से बहुत ही गलत इच्छा है। आप लोगों को रोजा फिल्म का गाना याद होगा, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। मैं गाने में बहुत पुअर हूं, मुझे गाने के कोई लय वगैरह नहीं आती है, इसलिए मैं सिर्फ गद्य में ही बोल रही हूं। छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। हाँ, आशा छोटी है लेकिन चांद तारों के छूने की बात हो रही है। लेकिन रजिया की इच्छा वास्तव में छोटी सी है। आपको उसकी इच्छा सुन के आश्चर्य होगा। उसकी इच्छा है कि वो एक बार अजान लगाए, सिर्फ एक बार वो अजान लगाना चाहती है। लेकिन आप सोचिए, क्या समाज इसे स्वीकार करेगा कि एक स्त्री, एक लड़की मस्जिद का जो काम मौलवी करते हैं, पुरुषों के अधिकार में है, पुरुषों का उस पर वर्चस्व है, उसको एक लड़की करे, वो अजान दे, वो वांग दे। और ये बात शायद दबी रह जाती, लेकिन आज के बच्चे जैसे होते हैं, इसकी एक सहेली, तीनों और लड़कियों में से एक लड़की, वो हमेशा फेसबुक पर और हमेशा सोशल मीडिया पर रहती है और वो बड़ी खुशी से इसको साझा करती है कि रजिया की इच्छा है कि वो वांग दे, वो अजान लगाए। और सोशल मीडिया पर जब चीजें जाती है तो अर्थ का अनर्थ होता है। तुरंत तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। उसके पिता को धमकी मिलने लगती है। पिता की भूमिका विनीत नाम के एक्टर ने की है, जो कि मलयालम के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। पिता को धमकियां मिलने लगती हैं। रजिया का सिर काटने की बात होने लगती है। मौलवी और समाज के और लोग मिलकर के सभा पंचायत करने लगते हैं कि इस तरह की लड़की का क्या किया जाए जो ऐसी ऊटपटांग इच्छा रखती है, ऊटपटांग काम करना चाहती है। इस फिल्म की विशेषता यह है कि शबना मोहम्मद, जिसने रजिया की मां की भूमिका की है, वो शुरू से अंत तक रजिया के साथ है। उसने देखा है कि बचपन से अजान सुनते ही रजिया को कितना सुकून मिलता है और उसे उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती है। और फिल्म एक और मजबूत बात दिखाती है कि पुरुष तो इसके खिलाफ है, पिता भी खिलाफ है, मां लेकिन साथ में है, साथ ही साथ उसकी दादी भी उसके साथ है।
उसकी दादी को भी इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगता है, वो भी इसके पक्ष में है। अगर उसकी इच्छा है तो क्या बुरी इच्छा है। खैर, ये फिल्म दिखाती है कि कितनी अड़चने आती हैं, लेकिन रजिया की पढ़ाई छुड़ाने की बात आ जाती है, पढ़ाई एग्जाम नहीं देने की बात आती है, कॉलेज उसको सिर्फ परीक्षा देने की सुविधा देता है। प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो नहीं कहते हैं कि उन्हें गलत लग रहा है कि सही लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि रजिया के जीवन पर खतरा है और उस रिस्क को मैं नहीं ले सकता हूं, इसलिए रजिया को कॉलेज नहीं आना है। प्रिंसिपल ने भी पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो परीक्षा दे सकती है। बहुत बड़ी बात है। रजिया, आप सोचिए कि इस मन स्थिति में जब चारों ओर से उसके ऊपर आक्रमण रहा है, वो घर से निकल नहीं सकती है, किसी से बात नहीं कर सकती है, उसके पास से मोबाइल ले लिया गया है, तब वो पढ़ाई में कैसे ध्यान देगी। लेकिन पढ़ाई से भी ज्यादा उसे लग रहा है कि उसे तो अजान देनी ही है, उसे तो वांग देनी ही है। और फिल्म दिखाती है कि वो अपनी इच्छा पूरी कर पाती है, और जब वो अपनी इच्छा पूरी करती है तो जो उसके साक्षी बनते हैं, जो लोग उसके सामने खड़े हैं, वो सारे के सारे पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। और इतने सुंदर ढंग से वो अजान देती है कि वो चारों पुरुष जो उसको मारने के लिए आ रहे थे, वो चारों पुरुष उसके आदर में, उसके औ में चुप खड़े हो जाते हैं। ये इस फिल्म की सफलता है। फिल्म को दोनों तरह का रिस्पांस मिला, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को कमजोर लगी। मैं नहीं कहूंगी कि बहुत हाई क्लास फिल्म है ये, फिल्म की दृष्टि से। अगर मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही, फिल्म की भाषा की बात ही नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं बता रही हूँ कि कैसी फोटोग्राफी हुई है। हालांकि फोटोग्राफी इसकी अच्छी है, अर्जुन रवि फोटोग्राफर है। और ना ही मैं संगीत की बात कर रही हूँ। इस फिल्म का संगीत ओ.पी. चंद ने दिया है। आसफ अच्छन, जोसेफ अच्छन का ही ये पुकारू रूप है। मैं इन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर इन पर चर्चा करूंगी, फिल्म की विशेषताओं पर जाऊंगी, फिल्म की एडिटिंग की बात करूंगी, उसके लाइट एंड शेडो की बात करूंगी, तो एक ही फिल्म पर मैं बात कर पाऊंगी, जो कि शायद उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूं। मैं आपसे कहूंगी कि आप जब भी मौका मिले इस फिल्म को अवश्य देखिए। और वो सिर उठाकर जीती है, ये देखिए किस तरीके से अनश्वरा राजन ने जो रजिया की भूमिका की है, वो किस तरीके से अपनी छोटी सी इच्छा है लेकिन वो पूरी करती है, उसके लिए प्रतिरोध का सामना करती है और अपनी लगन को नहीं छोड़ती है, अपने उद्देश्य को वो प्राप्त करती है। दूसरी फिल्म जो मैंने ली है, ये बंगला की फिल्म है पुनश्च। पुनश्च नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक कहानी लिखी है, लेकिन वो कहानी और फिल्म की तुलना मैं नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ फिल्म पर बात करूंगी, उस पूरी फिल्म की भी बात नहीं करूंगी, सिर्फ जो स्त्री किरदार है उसकी ही बात करूंगी। मोहना नाम है और आप एक्ट्रेस को जरूर पहचान पा रहे होंगे, रूपा गांगुली उसकी हीरोइन है।
2014 की ये फिल्म है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये उपलब्ध है। शौविक मित्रा ने इस फिल्म को बनाया है। दोनों ही प्रसिद्ध अभिनेता है और अभिनेताओं के नाम मैंने इसमें नहीं दिए, 2-4 और पात्र हैं। सौमित्र चैटर्जी, जिससे आप सब परिचित होंगे जरूर ही, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों ने सत्यजीत राय की फिल्में देखी होंगी और सौमित्र चैटर्जी सत्यजीत राय के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं और सौमित्र चैटर्जी की हाल ही में मृत्यु भी हुई है। रूपा गांगुली ने हिंदी में भी एक्टिंग की, हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग की है, टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की है। द्रौपदी का किरदार उन्होंने निभाया महाभारत में और बांग्ला की तो वो चर्चित एक्ट्रेस हैं ही और बहुत ही कुशल एक्ट्रेस हैं। तो रूपा गांगुली इस फिल्म में मोहना के रूप में है और सौमित्र चैटर्जी अनिमेष के रूप में है। अनिमेष एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है और रूपा प्रोफेसरशिप से शांति निकेतन से रिटायर होकर के कलकत्ते में एक फ्लैट में रह रही है। असल में आप जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा लेखक जिसे होना चाहिए था दिल्ली में, क्योंकि वो एकेडमी पुरस्कार लेने गया है, लेकिन वो मरा पाया जाता है कलकत्ते के एक फ्लैट में। तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। और वही यहां होता है। मोहना के कमरे में, मोहना के बेडरूम में अनिमेष मृत पाया जाता है। मृत पाया जाता है क्या है, उसकी मृत्यु वहां पर होती है। आप कल्पना कीजिए कि समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी, परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों ही शादीशुदा हैं। अनिमेष का अपना परिवार है, बेटा है, पत्नी है। मोहना का अपना परिवार है, पति नहीं है, पति गुजर चुके हैं, लेकिन बेटी है, जवान बेटी है जो हॉस्टल में रह के पढ़ रही है और उसे ये खबर टीवी से मिलती है। तो आप सोचिए, माँ के बेडरूम में एक पर पुरुष की लाश पड़ी है, ये बात टीवी पे दिखाई जा रही है और बेटी की क्या प्रतिक्रिया होगी, पुलिस वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी, पुलिस वाले कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। सबका सामना मोहना करती है। यहां पर भी बहुत सुंदर बात दिखाई है। फिल्म के करीब करीब अंत की ओर अनिमेष की पत्नी भी मोहना से मिलने आती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि मेरा पति जो इतना मुझे प्यार करता है, जो मेरी इतनी केयर करता है, वो किस स्त्री के बेडरूम में जाके मरा है। वो आती है और दोनों स्त्रियों का जो संवाद है, दोनों स्त्रियों का जो वार्तालाप है, वो बहुत ही मानीखेज है। मोहना सबका सिर उठाकर सामना करती है, पुलिस वाले का, अड़ोसी पड़ोसी का, अपनी बेटी का। किसी से के सामने वो सिर नहीं झुकाती है। पुलिस वाला कहता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूं कि वो आपके मित्र थे, लेकिन इस पर कौन और विश्वास करेगा। वो सिर्फ यही कहती है, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं, किस पर विश्वास करते हैं। वो किसी को सफाई नहीं देती है, क्योंकि जब अनिमेष और मोहना कॉलेज में थे
तो उन्होंने प्रण किया था 24 घंटे वो एक बार 24 घंटे परिवार बनकर रहेंगे, और अपने उसी वायदे को पूरा करने के लिए दिल्ली से पुरस्कार लेकर के अनिमेष सीधे मोहना के घर पहुंचता है और अपनी ट्रॉफी वो मोहना को दे देता है। और मोहना को पता है कि वो आ रहा है। मोहना ने उस दिन बहुत मन से श्रृंगार किया है, और जैसे एक युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए सकुचाई होती है, बार बार सोचती है क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, कौन सी बिंदी लगाऊं, कौन सा गहना पहनूं, ठीक वैसे ही वो तैयार हो रही है और अनिमेष का वो स्वागत करती है। अनिमेष और वो मिलकर खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे पुरानी बातों को वो लोग याद करते हैं। और चूंकि अनिमेष ने पिछले 2-3 दिन से दवाइयां नहीं ली होती हैं, वो काफी उम्रदराज है, उसकी पत्नी ने लिख लिख के दवाइयों को के ऊपर पैकेट पर दिया था कौन सी दवाई कब खानी है, लेकिन उसने दवाइयां नहीं खाई हैं। उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है बेडरूम में। तो मोहना क्यों सफाई दे सबको? मोहना ने एक व्यक्ति को प्यार किया, उस व्यक्ति से वायदा किया, और वो व्यक्ति वायदा निभाने आया इतनी सालों के बाद। मोहना आर्थिक रूप से समर्थ है, समाज में भी उसका सम्मान है क्योंकि वो रिटायर्ड प्रोफेसर है। क्या वो अपने ढंग से नहीं जी सकती है? क्या उसे अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं है? और उसकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं जानती थी उनकी सब कहानियों में तुम्हारा ही वर्णन है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे दुख होता। मेरा पति नहीं चाहता था कि मैं दुखी हूं, इसलिए उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम था। आप सोचिए, पत्नी की समझ, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को समझ सकती है और एक स्त्री ही अपने पति को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। और वो लेखक था, पत्नी इस बात को जानती थी। ये फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको बीच बीच में रविंद्र संगीत सुनाई देगा, शांति निकेतन दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत इसकी पूरी सेटिंग है। हालांकि अधिकांश फिल्म का हिस्सा जो है वो कमरे के भीतर चलता है, डाइनिंग रूम टेबल पर ही चलता है, लेकिन कैमरे का काम कमाल का है। अभिनय का तो पूछना ही नहीं है, सौमित्र चैटर्जी और रूपा गांगुली है, तो अभिनय तो कमाल का है ही। संगीत भी बहुत खूबसूरत है। मैं फिर और विस्तार में नहीं जाऊंगी, बेटी कैसे रिएक्ट करती है। और फिल्म के अंत में सौविक मित्रा की ये विशेषता है कि वो पत्नी और प्रेमिका को सामने आमने लाते हैं और दोनों में समझ है, ये दिखाते हैं। बेटी जो माँ के बिल्कुल खिलाफ थी, सहन नहीं कर पा रही क्या हो रहा है, वो भी अंत में अपनी माँ को समझती है और माँ के साथ हो जाती है। तो ये जो स्त्रियों का जो बहनापा दिखाया है, जिसे इंग्लिश लिटरेचर में सिस्टरहुड का नाम दिया गया है, आजकल उसे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं बहनापा के रूप में, और यहाँ भी नारीवाद के प्रवक्ता इस शब्द का बराबर प्रयोग कर रहे हैं। सौविक मित्रा ने इस बहनापे को न केवल दो सम उम्र स्त्रियों में दिखाया है, पत्नी और प्रेमिका में, बल्कि अगली पीढ़ी की स्त्री भी, बेटी भी माँ के साथ बहनापा निभाने लगती है, ये भी दिखाया है। और शुरू से अंत तक मोहना, जिसे मोन कह के पुकारता है अनिमेष, वो सिर उठा के ही जीती है, किसी को सफाई नहीं देती है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया है। आप इस फिल्म को देखेंगे तो कई और फिल्में आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। आप
के लिए मैं छोड़ती हूं कि आप देखें और फिल्मों से इसे जोड़ें, तुलना करें। मैं उसके विस्तार में यहाँ पर नहीं जाऊंगी। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी मैम, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। हाँ, और ये स्लाइड भी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाई। हाँ, क्योंकि वर्चुअल की ये भी बात है ना कि आप जानते नहीं है क्या हो रहा है पूरा पूरा। तीसरी फिल्म जो मैंने ली है वो है उयरे। उयरे का अर्थ होता है ऊंचाई पर। आपको पोस्टर देखने से पता चलेगा, मलयालम में लिखा भी हुआ है उयरे, और पोस्टर देखने से पता भी चलेगा कि ये हवाई जहाज की और उससे संबंधित लोगों की बात हो रही है। ये फिल्म भी हाल की फिल्म है, 2019 में बनी है। इसके निर्देशक मनु अशोकन है। मनु अशोकन अभिनेता के रूप में पार्वती, जो इसकी हीरोइन है, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वो मलयालम में भी काम करती हैं, तमिल में भी काम करती हैं, तेलुगु फिल्मों में, और उन्होंने हिंदी फिल्म में भी काम किया है। हिंदी फिल्म में करीब करीब सिंगल में यही एक्ट्रेस थी। और एक्टर के रूप में टोविनो थॉमस है, ये भी प्रसिद्ध एक्टर है। आसिफ अली, जिसने हीरोइन के एक तरीके से मंगेतर का काम किया है। और सिद्दीक, जो कि मलयालम के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, उन्होंने पिता की भूमिका की है। इस फिल्म में सच में हम रोजा के गाने को फिर से याद कर सकते हैं, चांद तारों को छूने की आशा। यहां नायिका की इच्छा है कि वो पायलट बने, और पायलट के रूप में वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। उसकी मां नहीं है, पिता है, बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, और पायलट की ट्रेनिंग के लिए उसका चुनाव भी हो जाता है। लेकिन उसका जो मंगेतर है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, बहुत ही इनसिक्योर व्यक्ति है, और बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है। वो नहीं चाहता है कि वो दूसरों से घुले मिले, वो पायलट बने। वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। एक बार जब ट्रेनिंग चल रही थी, उसका फोन आता है। फोन नहीं लेने पर, क्योंकि बहुत ही इम्पल्सिव भी है वो व्यक्ति, वो आत्महत्या का प्रयास करता है। तो ये ट्रेनिंग छोड़ करके भागी भागी आती है, क्योंकि प्यार करती है। लेकिन फिर उसे समझा बुझा के अपने ट्रेनिंग के लिए लौट जाती है। ट्रेनिंग करीब करीब समाप्त है, अंतिम चयन होना है। उसने को पायलट के साथ भी उड़ान भर ली है, पूरी कर ली है, और अकेले भी उसने जहाज उड़ा लिया है। बस उसे
पायलट का लाइसेंस मिलने वाला है। और उस शाम वो अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए होटल जाती है। वहां पर वो लोग खाते पीते हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन उसको हॉस्टल छोड़ने के लिए कार में उसके दोस्त आते हैं और उसी समय उसका प्रेमी उसे देख लेता है और उन्हीं के सामने वो उसका अपमान करता है। तो वहीं के वहीं वो तय करती है कि ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। वो उससे रिश्ता तोड़ लेती है और अंदर हॉस्टल में चली जाती है। लेकिन प्रेमी उसे ऐसे नहीं छोड़ता है और अगले दिन जब वो बाहर निकल रही है तो वो उसके ऊपर एसिड फेंक देता है। एसिड फेंकने वाली बात कहते ही आपके मन में जरूर हिंदी फिल्म छपाक आ गई होगी। छपाक, जिसमें पादुकोण ने एक्टिंग की है। यहाँ पर पार्वती ने भी बहुत हिम्मत का काम किया है। जो कि इतनी प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, उसने अपने चेहरे पर जले हुए का निशान लेके आधी से ज्यादा फिल्म में एक्टिंग की है। मैं चाहूंगी कि जो शोधार्थी हैं, कुछ लोग जरूर इस विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करें। छपाक और उएरे फिल्म, उएरे में क्या होता है और छपाक में क्या होता है, मैंने दोनों फिल्में देखी हैं। मैं यहाँ पर तुलना नहीं करूंगी, मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ती हूं। आप देखिए कि क्या होता है। मनु अशोकन दिखाते हैं कि नायिका के साथ उसकी सहेली तो है ही, लेकिन उसका पिता सिद्दीक, जो अभिनेता है, उसका पिता बना है, वो पिता शुरू से अंत तक अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता है। और टोबिनो थॉमस ने यहाँ पर गजब का अभिनय किया है। वो एक एयर प्लेन की कंपनी का मालिक का बेटा है और उस कंपनी में उसकी दूसरी नंबर की पोजीशन है। पहले नंबर पर उसका पिता है और दूसरे नंबर पर वो खुद है। और बहुत ही मस्त मौला आदमी है। वो कहता है वो कुछ भी कर सकता है। पहली बार जब वो हीरोइन से मिलता है तो उससे बात करता ही है, लेकिन जब दूसरी बार मिलता है तब तक पार्वती के चेहरे पर एसिड पड़ चुका था और वो कुरूप हो चुकी थी। उसे पायलट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। तो पायलट का सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलता है। उसका पूरा भविष्य नष्ट हो जाता है। उसके जिंदगी का लक्ष्य समाप्त हो गया है। वो नहीं जानती है क्या करे। उस समय ये जो एयरप्लेन कंपनी का मालिक है, सेकंड पोजीशन में है, वो प्रॉमिस करता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो विश्वास नहीं करती है और नायक अपने पिता के सामने डट के खड़ा हो जाता है। कहीं तो हमें सहारा चाहिए होता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें कुछ लोगों का सहारा अवश्य चाहिए होता है, कुछ लोगों का विश्वास चाहिए होता है। और नायक उस पर विश्वास करता है, अपने पिता से के सामने डट के खड़ा होता है और एक कुरूप स्त्री को
एयर हॉस्टेस बना देता है, ताकि कम से कम वो प्लेन में तो रह सकेगी। और बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुशी से वो फिर से ट्रेनिंग लेती है। पायलट की ट्रेनिंग ली हुई है, इस बार वो एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग लेती है और एयर हॉस्टेस का काम करने लगती है। एक यात्रा के दौरान उसका मंगेतर, जो अब मंगेतर नहीं है क्योंकि वो रिश्ता तोड़ चुकी है, वो उसी प्लेन में बैठा है और उसके साथ फिर वो दुर्व्यवहार करना चाहता है, तो वो गर्म पानी उसके ऊपर फेंक देती है। और चूंकि ये एयरलाइन के उसूलों के खिलाफ है कि कोई एयर होस्टेस किसी ग्राहक के साथ, किसी यात्री के साथ बदसलूकी करे, तो इसको अपनी एयर होस्टेस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। कंपनी उसे एक मौका देती है कि अगर तुम माफी मांग लो तो हम लोग तुम्हें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो कहती नहीं, अगर कोई मेरा अपमान करेगा तो फिर मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और 1 महीने के बाद वो ऐसा मौका आता है कि ठीक 1 महीना पूरे होने से पहले एक बार इमरजेंसी आती है, और वो एयर हॉस्टेस थी लेकिन एयर पायलट के रूप में इमरजेंसी लैंडिंग करती है एरोप्लेन की। उसकी इच्छा पूरी होती है और उसके बाद वो एयर हॉस्टेस का भी काम छोड़ देती है, लेकिन अपनी इच्छा वो पूरी कर लेती है। और उसमें दूसरों का सहयोग उसे मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, और एयरलाइन के सेकंड कमांड का उसको सहयोग मिलता है। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी कर लेती है। इस फिल्म में गीत नहीं है, डांस नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत अच्छा है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगी कि आप इस फिल्म को देखें। ये फिल्म हिंदी डबिंग में भी उपलब्ध है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी उपलब्ध है। आप अवश्य देखिए वेरे फिल्म, ऊ य रे, ऊ य रे। ठीक, मैं 1 सेकंड के लिए ब्रेक लूंगी प्लीज। ओके, आशा है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। मैं 1 सेकंड में आ रही हूं।
रजिया को देखा, मोहना को देखा और पल्लवी, पार्वती का फिल्म में नाम है पल्लवी, पल्लवी को देखा। एक और फिल्म पे मैं बात करना चाहूंगी, और यहां भी मैंने इसका चुनाव इसीलिए किया है क्योंकि एक मजबूत किरदार है, जरूरत पड़ने पे प्रतिरोध के लिए तैयार है और सिर उठाकर जीना चाहती है। सिर्फ अपने लिए नहीं, वो चाहती कि दूसरे भी सिर उठा के जिए। और ये फिल्म है स्टैंड अप। स्टैंड अप इंग्लिश का शब्द है, जैसा कि मैंने बताया, उसका अर्थ है खड़े होना। ये भी हाल की बनी फिल्म है, 2019 की फिल्म है, और इसके निर्देशक हैं विधु विंसेंट। विधु विंसेंट ने एक मजबूत स्त्री चरित्र खड़ा किया है, कीर्ति। अभिनेता में यहाँ पर निमिषा सजयन है, जिन्होंने कीर्ति का किरदार निभाया है। रजिशा विजयन ने दिया का किरदार निभाया है, जो कि कीर्ति की सहेली है। और वेंकटेश, जो इस फिल्म में नायक कह लीजिए, खलनायक कह लीजिए, वो है। बहुत कम किरदार है, लेकिन थोड़े किरदारों के साथ भी बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है। कैमरा संभाला है टोविनो थॉमस ने, और संगीतकार वर्की है। यहाँ पर जो निमिषा ने जो कीर्ति का किरदार निभाया है, असल में ये एक ऑस्ट्रेलियन काम पर आधारित है। एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली एक्ट्रेस ने एक दिन मंच पर खड़े होकर के अपने स्टैंड अप कॉमेडी के बीच में ही अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की चर्चा मंच से की। आपको अगर याद होगा, डैरियो फो, जो कि नोबेल पुरस्कृत नाटककार हुए हैं, उनकी जीवन संगनी के साथ भी उनकी पार्टी के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था, और ये बात उन्होंने अपने साथी को भी नहीं बताई। बहुत दिनों तक वो चुप रही, फिर से स्टेज पर एक्टिंग करने लगी, और एक दिन एक्टिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी पूरी कहानी, जो उनके साथ घटित हुई थी, जो दुर्घटना उनके साथ हुई थी, उसकी पूरी कहानी के रूप में उसको मंच से प्रस्तुत किया। तो ये जो ओरिजिनल कहानी है वो भी ऐसी है। एक मंच की अभिनेत्री है जो कॉमेडी किया करती थी, और एक दिन वो कॉमेडी के दौरान ही दर्शकों से साझा करती है कि उसके संग कैसा बुरा व्यवहार हुआ है। कहानी वहीं से विधु विंसेंट ने उठाई और उसको पूरा भारतीय रूप रंग दे करके प्रस्तुत किया। यहाँ पर कीर्ति स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज पर करती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसका भाई और उसकी सहेली दिया और उसका भाई दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये बात सबको मालूम है। दोनों परिवार भी तैयार हो गए हैं शादी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिया की कुछ इच्छाएं हैं, वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। और कीर्ति का जो भाई है और दिया का मंगेतर भी वही है, वो बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है, बहुत ही गुस्से वाला है। उसका अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। और एक दिन दिया के प्रति वो बहुत पॉजिटिव भी है, उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। और एक दिन
गुस्से में आकर के वो उसका बलात्कार करता है। न केवल बलात्कार करता है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता भी है, घायल भी करता है। अब आप सोच लीजिए, दिया तो एकदम मरे के समान हो गई है। दिया में कोई जान नहीं है, वो कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। एक बलात्कृता से हम क्या उम्मीद करते हैं? चारों तरफ से उसको सिर्फ अपमान मिलता है। लेकिन जो खलनायक है, उसकी अपनी बहन निमिषा का किरदार, निमिषा ने जो किरदार निभाया है, कीर्ति खड़ी होती है और कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली दिया को न्याय मैं दिलाकर रहूंगी। अब आप सोचिए, ये दूसरे के लिए लड़ रही है, कीर्ति अपनी सहेली के लिए लड़ रही है, और किसके विरुद्ध लड़ रही है? अपने ही भाई, अपने ही पिता, अपने ही परिवार के खिलाफ वो खड़ी होती है। और कीर्ति खुद तो खड़ी होती ही है, सारे साक्ष्य जुटाती है, और दिया को भी मजबूती देती है, उसका सहारा बनती है, उसको सिर उठा के जीना सिखाती है और न्याय दिलवाती है। ये बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों से लड़ सकते हैं, बहुत आसानी से दूसरों का विरोध कर सकते हैं, दूसरों के प्रति बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन जब कल्प्रिट आपके अपने घर में हो तो क्या हो? मैंने पहले ही बताया कि एक मेरा अपना अनुभव है, मैंने क्लास में बात की थी, और अधिकतर लोगों ने कहा, और आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने पुरुषों का बचाव करना चाहते हैं। कभी कोई पत्नी नहीं कहती कि मेरे पति ने बलात्कार किया, कभी कोई बहन नहीं कहती कि मेरे भाई ने बलात्कार किया, कभी कोई बेटी नहीं कहती कि मेरे पिता भी बलात्कारी हैं, भले ही हो या ना हो, कभी हम उसको स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कीर्ति अपने ही भाई के विरोध में खड़ी होती है, न केवल खड़ी होती है, वो सारे साक्ष्य जुटाती है, और केस चलता है, और उसके भाई को सजा होती है, और दिया को न्याय मिलता है। तो ये है हिम्मत की बात, और ये कहानी है स्टैंड अप फिल्म की। निर्देशक पुरुष है, लेकिन उसने नारियों के पक्ष में फिल्म बनाई है, स्त्री के पक्ष में फिल्म बनाई है, और यहाँ पर भी आप बहनापा देख सकते हैं, सिस्टरहुड देख सकते हैं, कीर्ति और दिया। और कीर्ति अपनी एक और सहेली को लेकर चलती है, और लोगों को जुटाती है, और एक एक करके लोग जुटते हैं और न्याय मिलता है। वो अपने पुरुष साथियों को भी जुटाती है, अपनी स्त्री मित्रों को भी जुटाती है, और सब मिल करके जो अत्याचार हुआ है, जो गलत काम हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसका भंडाफोड़ करते हैं और अपराधी को कटघरे में ले आते हैं। तो इन 4 फिल्मों पर बहुत संक्षेप में मैंने बात की है। मैं समझती हूँ कि हम लोग काफी समय ले चुके हैं, लेकिन चूंकि शोधार्थियों से और छात्रों से बात हो रही है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात और करके अपनी बात समाप्त करूंगी। हम क्या कर सकते हैं? अक्सर फिल्म बनाने वाले कहते हैं हम वही फिल्म बनाते हैं जो दर्शक चाहता है। तो एक दर्शक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? आप इस पर विचार कीजिए कि एक दर्शक के रूप में आप कैसे मजबूत स्त्री किरदार को पर्दे पर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या जिन फिल्मों में स्त्री को हीन दिखाया गया है, गैर बराबरी में दिखाया गया है, क्या हम वैसी फिल्मों को देखना रोक सकते हैं? क्या उन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं? क्या दर्शक के रूप में हम मांग कर सकते हैं कि हमें मजबूत
सिर उठाकर जीने वाली स्त्रियां पर्दे पर भी चाहिए, जीवन में तो चाहिए ही, पर्दे पर भी चाहिए, और शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। एक समीक्षा के रूप में, चूंकि हम लोग फिल्म अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो फिल्म पर लिखना पढ़ना जरूर जारी रहेगा। तो एक समीक्षा के रूप में मैं समझती हूँ जिन फिल्मों में स्त्री पात्र को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, बेझिझक समीक्षकों को उसकी आलोचना करनी चाहिए, और जहां पर स्त्री पात्रों के साथ न्याय हुआ है, उन्हें बराबरी से खड़ा किया गया है, उन्हें सम्मान के साथ खड़ा किया गया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है समीक्षा के रूप में। और शोधार्थी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, ये भी आप विचार कीजिए। आप उन फिल्मों पर शोध कर सकते हैं जहां स्त्री पात्र को समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और आप उन फिल्मों पर भी शोध करके बता सकते हैं कि किस तरीके से इन फिल्मों में स्त्री को सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो हम निष्क्रिय दर्शक नहीं रहे, हम शोधार्थी के रूप में, हम समीक्षक के रूप में, हम दर्शक के रूप में फिल्मों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके निर्णायक बन सकते हैं। और जब ये अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जाएगा, तो निर्देशक भी बाध्य होंगे उन्हीं चीजों को दिखाने के जो हम देखना चाहते हैं, जहां हम मनुष्यता को देखना चाहते हैं, जहां हम बराबरी चाहते हैं, जहां हम स्त्री की अस्मिता चाहते हैं, जहां हम स्त्री को मनुष्य के रूप में सिर उठाकर जीता हुआ देखना चाहते हैं, जहां हम स्त्री को उसकी इच्छाओं, उसकी भावनाओं, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक के रूप में देखना चाहते हैं, सहायक बनना चाहते हैं, और उसे अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसी फिल्मों को हम पर्दे पर लाने में जरूर सहयोग कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप निष्क्रिय दर्शक ना बने, निष्क्रिय समीक्षक ना बने। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, हालांकि एक एक फिल्म पर पूरे पूरे लेक्चर हो सकते हैं। हम लोगों को बोलने की आदत भी है और रुचि भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने संक्षेप में 4 फिल्मों को मुख्य रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। आशा है आप लोगों तक मेरी बात, मेरे विचार पहुंचे हैं। आपने मुझे मौका दिया, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत 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 आभार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज आपने हम लोगों के बीच में हिंदी सिनेमा पर बात ना करके खास तौर पर जो रीजनल सिनेमा है और उसकी जो कुछ प्रतिनिधि फिल्में हैं, हमारा टॉपिक था भारतीय फिल्में। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आमतौर पर जो बातचीत है वो हिंदी सिनेमा तक केंद्रित रह जाती है, और बाकी जो रीजनल सिनेमा है वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है, उससे हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। और एक जो सुझाव आपकी तरफ से आया है कि जो प्रांतीय सिनेमा है उसमें जो फिल्में बन रही हैं उस पर एक कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है हमारे विभाग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी ज्यादातर जो शोध होते हैं वो हिंदी सिनेमा तक ही फोकस रहता है उसमें सारी चीज। तो आगे हम लोग जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इच्छा तो थी कि और भी आपको सुनते हम लोग, लेकिन थोड़ा सा समय का एक फिर कभी